हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप पॉलिटिक्स पर। और मैं हूं हिमांशु निर्बान। और भारत और पाकिस्तान से देखने वाले दर्शकों को सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं ज्वाइन कर रहे हैं भारत से मेजर जनरल, रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर सर। और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के फाउंडिंग मेंबर और पीटीआई के नेशनल स्पोक्स पर्सन अब्दुल समद याकूब सर। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। तो अब्दुल सर, मेरा आपसे सर पहला सवाल है कुछ भारत और पाकिस्तान के अभी हालिया रिलेशंस पे, जो कि कश्मीर को लेके और टेररिज्म को लेके काफ़ी इस पे इफेक्ट पड़ा है। और लास्ट टाइम जब हमारी आपसे मुलाकात हुई थी तो जो एक पीस डायलॉग की शुरुआत हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, एक पीस इनिशिएटिव की, हाल के दिनों में भारत में और पाकिस्तान में भी काफ़ी मरतबा देखा गया है कि वहाँ के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी हों या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों, उनका अलग ही बयान जो है बार बार चेंज होता रहता है। तो इसके बारे में आज कुछ सवाल है मेरे आपसे, और तो उनको काउंटर करने के लिए राजन सर से हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि थोड़ा ये बताएंगे जो पाकिस्तान है सर, वो डेमोग्राफी जो चेंज है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको लेके इतना ज़्यादा क्यों आशंकित रहता है? ये सबसे पहले तो वो टेररिज्म और कश्मीर पे तो बात होती रहती है। आप तो शायद आज योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उसकी जी। आपको मुबारकबाद। और मैंने तो आपका योगा सेशन अटेंड कर लिया है परसों ही। आपके हाई कमीशन में उनकी तरफ से एहतमाम किया गया था, तो अच्छे रिलेशन की खातिर, गुड जेस्चर की खातिर, मैंने तो आपका वो साउथ इंडिया का ब्रेकफास्ट, वो डोसा, वो भी खा लिया है। और आपका योगा डे भी अटेंड किया है। जी। तो अभी आप डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे थे। डेमोग्राफी चेंज का तो पाकिस्तान शुरू से लेके हमेशा इस बात का, और इसका खदशा जो है वो तब से ज्यादा बढ़ गया था जब आपने 370 को रिवोक किया है। तो उसके बाद हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जो है वो डेमोग्राफी चेंज में जाएंगे। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि जब तक इसको परमानेंटली रिजॉल्व नहीं किया जाता, जब तीनों पार्टीज जो है ना वो एक पेज पे नहीं आती, तो उनके बगैर यूनिलैटरली इंडिया इस पे कोई डिसीजन ना ले। और ये हमेशा हमारा यही स्टांस रहा है कि इंडिया यूनिलैटरली इस पर कोई डिसीजन ना ले, चाहे वो ऑल्दो के आपका 370 जो है वो एक इंटरनल मैटर जरूर हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो जाता है। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में भी हमारा इख्तलाफ ये है कि उसमें आपने अब बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो इग्नोर करके वो अमेंडमेंट जो है ना वो रिवोक कर लिया आपने। तो इसलिए क्योंकि वो कश्मीर के ऊपर अफेक्ट करता है, इसलिए पाकिस्तान जो है उसमें अपने आप को पार्टी समझता है। और वो क्या कर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान बेसिकली तो यूनाइटेड नेशन को खाती लिख देता है ना, जो कि एक तरीकाकार है, लेजिटिमेट तरीकाकार है कि किसी भी आप अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके से ही करेंगे, है ना। आप जिस तरह नेहरू साहब चले गए थे यूनाइटेड नेशन में, पाकिस्तान भी वही करता है। इससे ज्यादा क्या कर रहा है पाकिस्तान? जी। तो उस पर तो कोई इख्तलाफ नहीं होना राजन सर, चाहिए। आप इस चीज़ को कैसा कैसे देखते हैं भारत के नज़रिए से, कि क्या पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट भारत के इंटरनल अफेयर्स में सही है या नहीं? देखिए, जो अ, अब्दुल जी ने बोला है कि अ, कश्मीर का जो मुद्दा है वो बायलैटरली ही हम उसको नेगोशिएट कर सकते हैं, और ये इंडिया का भी यही स्टैंड रहा है। दूसरा, ये जो भी कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिवली हमको अपनी चेंजेस लानी है, वो एक इंडिया का इंटरनल मैटर। कश्मीर को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, क्या उसमें रूल्स, रेगुलेशंस, कानून होने चाहिए, कश्मीर के लोगों के लिए क्या डेवलपमेंटल स्कीम्स को लाना चाहिए, उसकी इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी को कैसे बेहतर करना चाहिए, ये सारे जो मुद्दे हैं ये गवर्नेंस के होते हैं। और गवर्नेंस वहीं पे होती है जो अपने देश का हिस्सा हो, और कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, और उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और
इंडियन गवर्नमेंट उसको किस तरीके से डील करती है, आर्टिकल 370 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये डिसीजन गवर्नमेंट का है। और क्यों है कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर का हित इसमें इन्वॉल्व है। अभी आप 1947 से अभी आज तक देखें, और अगर आप इसको एनालाइज करें कि जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट में रुकावटें क्या रही हैं, और अगर आप इस रुकावटों को अच्छी तरीके से इसको एनालाइज हो, तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक आर्टिकल 370 का जो बहुत बड़ा हिस्सा था। और इसीलिए अभी एक इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया 1 साल पहले कश्मीर के लिए, और जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे जनरेट हुई हैं। और जो अभी के हालात हैं, अगर आप देखें, अगर आप 1 साल पहले के हालात और अब के हालात को कंपेयर करें, तो आप रियलाइज करेंगे कि काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है, और वो टाइम के साथ ये इसमें अपना सेटल डाउन अपना हो रहे हैं। बिकॉज कहीं पर भी अगर आप चेंज लाते हैं तो उसको टाइम लगता है उसको सेटल डाउन होने में। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कदम रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, ये एक पॉजिटिव स्टेप था, और पाकिस्तान को उसको उस नज़रिए से देखना चाहिए। आज पाकिस्तान ने उसको एक मुद्दा बनाया है, और उसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में रुकावट आ रही है। वो चीज़ को पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो अभी वापस नहीं हो सकता है स्टेप, वो कश्मीरी लोगों के हित में है। और आई एम श्योर पाकिस्तान भी कश्मीरियों का हित चाहता है और उनकी भलाई चाहता है। तो अगर वो अपनी सोच को इस तरीके से लेके आएगा, तो मुझे कोई शक नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर रहेंगे। थैंक यू। तो अब्दुल सर, आप क्या मानते हैं कि जो पाकिस्तान के जो पीएम है इमरान खान, कभी वो बोलते हैं कि हम भारत से शांति की वार्ता चाहते हैं, और कभी कुछ बोलते हैं कि पाकिस्तान तभी भारत से वार्ता कर पाएगा जब कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो। तो सर, आप क्या मानते हैं कि क्या इमरान खान को ये डबल जो गेम चेंजर है वो दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? ये डबल स्टैंडर्ड की बात बोलते हैं। देखें, इससे पहले मैं जनरल साहब की बात पर रिस्पॉन्ड करूंगा कि हम दो पाकिस्तान और इंडिया ये डिसाइड कर रहे हैं कि कश्मीर की हक में क्या होगा या कश्मीरियों के हक में क्या बेहतर होगा। ऑल्दो कि अब तक इंडिया ने जिस तरीके से भी कश्मीर को एडमिनिस्टर किया या जिस तरीके से भी रूल किया कश्मीर को, तो ये बात तो प्रूवन फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि कश्मीरी जो है वो अभी भी इंडिया के साथ नहीं है। अगर इंडिया के साथ होते तो जिस तरह से आर्टिकल 370 रिवोक किया गया, वो रिवोक के बाद वहां पे आपको कर्फ्यू नाफिज ना करना पड़ता। बात ये होती है कि जो जनरल साहब जिस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, या वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो फोकस है ना वो ये कि कश्मीरियों के दिल जीतना। और दिल किसी भी कौम के इस तरह से बिल्कुल जीते जा सकते हैं जब वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, वहाँ की इकोनॉमी बेहतर होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, वहाँ पे बिजनेस ग्रोथ होगी, तो लोग शायद एक्सेप्ट कर लें। लेकिन इस सब के बावजूद अगर ये सारा कुछ उनको कॉन्फिडेंस में लेके किया जाए, यानी कि ये सब तो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि जब जिस आपने 370 को रिवोक किया और यूनिलैटरली किया, कि जबकि आपके ही कॉन्स्टिट्यूशन में था कि उसको सदर रियासत का होना जरूरी था, उसमें अब कि सदर रियासत उसको इंडोर्स करेगा तो तभी उसकी एडवाइस के बगैर नहीं हो सकता, और आज सदर रियासत एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो तभी ये मुद्दा गया ना आपके सुप्रीम कोर्ट में, और अभी इसका फेट गालिबन डिसाइड होना बाकी है। तो ये तो रही बात कि पाकिस्तान अपनी तरफ से आवाज उठाएगा, इंडिया ये कहेगा कि हमारा हिस्सा है, और अगर पाकिस्तान हिस्सा मान ले उसको, तो फिर तो कोई इख्तलाफ रह नहीं जाता ना बाकी। तो कहने का मतलब ये कि अगर इस चीज को
अब पहले अगर आप अवॉइड कर रहे थे कि 370 को रिवोक नहीं करना और अब जाके किया, यूनिलैटरली डिसाइड किया, तो ये एक किस्म की जबरदस्ती करने की कोशिश की है। और उसके बाद इकोनॉमिक पैकेज देना कि शायद इससे कश्मीरी आपके साथ मिल जाए, जो कि हमें नहीं लगता। और अगर वो जो मेरा मुद्दा है, मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि बजाय इसके कि इंडिया डिसाइड करे या हम डिसाइड करें, हम कश्मीरियों को ये डिसाइड क्यों नहीं करने देते कि वो किसके साथ हैं या उनके हक में क्या बेहतर है। तो यहाँ पे ही हमारा इख्तलाफ रहता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि कश्मीरी जो है ना वो आपके साथ नहीं है। ये एक बुनियादी चीज है। और आपको पता है कि इसके बगैर अगर हम फॉर टाइम बिंग अगर इसको साइड पर रख भी लें, हमने ये पास्ट में देखा है कि कश्मीर को नेग्लेक्ट करके या कश्मीर को साइड पर रख के कभी भी इंडिया पाकिस्तान में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो ही नहीं सका कि जिसमें हम जाके कश्मीर से आगे बढ़ पाए, मतलब वो ट्रेड के ऊपर बात कर सके। जब भी कुछ होता है आपकी तरफ से हमारे ऊपर हमेशा से ये इल्ज़ाम रहेगा कि हम वहाँ पे टेररिज्म को फंडिंग करते हैं, वहाँ पे टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, या जो इन्फिल्ट्रेशन है। तो ये इल्ज़ाम भी कभी ख़त्म नहीं होंगे, और यहाँ से बात आगे कभी बढ़ नहीं पाएगी। और ये तो हम शायद अगले 100 साल भी अगर इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। ये मेरा ये मानना है। तो जी। अगला तो आप राजू सर, बताएं। आप क्या मानते हैं कि अभी अब्दुल सर ने ये बताया कि टेररिज्म को का आरोप इनके ऊपर हमेशा लगाया जाता है। आप खुद कश्मीर में काफ़ी समय तक सर्व कर चुके हैं, एलओसी पे आपने अपने काफ़ी समय बिताया है। तो आप क्या मानते हैं कि जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, तो सर क्या जब तक वो डिसमेंटल नहीं होंगे, क्या पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से बाहर आएगा? देखिए, ये पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड की जो ओपिनियन है, और एफएटीएफ में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, उसकी वजह क्या रही? मेन उसकी वजह ये रही है कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग करता है, और जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको ट्रेनिंग, उनके कैंप्स पाकिस्तान में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान इसको मानने से इनकार करता है, और वो जो वर्ल्ड जानती है कि वहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनकी लोकेशन भी पता है, और उनकी सारी डिटेल्स इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी है। तो पहला चीज़ जो स्टेप, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमारा जो मेजर है, वो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान ये जो भी हरकतें अभी इसको कर रहा है, ये पाकिस्तान के हित में नहीं है। उनको एफएटीएफ में डाल दिया है, उनको कहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, कहीं से भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रही है आज। और इसका फायदा चाइना ने उठाया है, और चाइना ने पाकिस्तान को अपने डेट ट्रैप में डाला है। और जो पाकिस्तान को लोन चाइना ने दिए हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कई ज़्यादा है जो आईएमएफ का या वर्ल्ड बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पाकिस्तान जानता है इस चीज़ को, बिकॉज कहीं से तो पाकिस्तान को पैसा मिल नहीं रहा है। और पाकिस्तान का जो बजट है, वो 30% ऑफ द बजट वो ये लोन्स लेके जो पैसा आता है वो उसको कंप्राइज करता है। तो इसीलिए अगर कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में आएगी और उसको देश को चलाना है, तो कहां से पैसा आएगा? और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने भी अपना लोन उसको वापस मांगा। ये सारी डेवलपमेंट्स हम सब जानते हैं, और उसकी वजह से चाइना की तरफ पाकिस्तान का झुकाव हुआ है। और अभी जो सीपेक जो आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी बहुत इंटरेस्टेड है, और वो सीपेक एक प्लान है जिसमें पाकिस्तान की डेवलपमेंट चाइना करेगा, बिकॉज वहाँ पे उनकी हाईवेज को इम्प्रूव करेगा, वहाँ पे एनर्जी सेक्टर लाएगा, वहाँ पे उनकी पावर सिचुएशन इम्प्रूव होगी, और जो काफ़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप होगी। तो पाकिस्तान ये उम्मीद रखता है कि आने वाले वक्त में
पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर जाएगी। इसको मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं भविष्य को इसको प्रिडिक्ट इसको कर सकूं, पर मुझे इस चीज़ के ऊपर पर्सनली डाउट है, चाइना की इंटेंशन और ये कहाँ तक चाइना पाकिस्तान को फंड करता रहेगा। दूसरा, ये मैं अब्दुल जी को एक चीज़ और इसको बताना चाहता हूं कि अभी जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हो रही है, वो उसके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। बिकॉज आने वाले कल में तालिबान का क्या रोल रहता है वहाँ पे, और अफगानिस्तान गवर्नमेंट अपना किस तरीके से अपने आप को गवर्न करती है और कौन से फोर्सेस वहाँ पे इंटरेक्ट होंगे उस अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए, ये पाकिस्तान के ऊपर इसका एक इसको बहुत ही इम्पैक्ट होने वाला है। और इसीलिए ये इतनी भी प्रॉब्लम्स आज पाकिस्तान फेस कर रहा है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में प्रॉब्लम है, आपके सिंध में प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान एक इशू बन गया है, और कश्मीर का एक आपका इशू है। तो ये इतने भी इश्यूज हैं, अगर आप एक ठंडे दिमाग से अगर बैठ के अगर पाकिस्तान इसके बारे में सोचेगा और एक एक करके इनको टैकल करेगा, और अगर ये नहीं करेगा ऐसे, आज अगर ये अटेम्प्ट नहीं करता है, तो आने वाले कल में पाकिस्तान की सिचुएशन और खराब होने वाली। जी, तो अब्दुल सर, आप इस चीज़ को कैसे काउंटर करना चाहेंगे? अच्छा, इसमें जो जनरल साहब ने बात की फैटफ के वाले से, बड़ी क्लियर सी बात है कि जब इराक को इन्वेड किया अमेरिका ने 2003 में, तब यूएन में गए, वो उन्होंने रेजोल्यूशन भी वहां पे पास करवाई कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो नहीं मिले, लेकिन वो पूरा इराक जो है ना वो डिस्ट्रक्शन में चला गया। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि गलत कह रहे थे अमेरिका, अगर पाकिस्तान के ऊपर आप जितने भी टेररिज्म की अब फाइनेंसिंग या फंडिंग या कैंप्स को बात करें या डिसमेंटलिंग की बात करें, कैंप्स को डिसमेंटल किया जाए, तो बात यह है कि वो अगेन ये तो फैटफ की तो बहुत छोटी छोटी कंडीशन है मेरे नज़दीक। जहाँ पे अगर अमेरिका ने वहां पे उनको डिस्ट्रैक्ट करना था तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। खैर ये तो एक चले एक तरफ रह जाता है कि कितना एक पाकिस्तान उसको वो कर रहा है, सीरियस है, और कितने वो चीज़ों को कंप्लाई कर दिया, कितनी डिमांड्स को। लेकिन एक और बात जो जनरल साहब की, इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि चाइना को जनरली, क्योंकि चाइना जो है ना वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बाद एक बहुत बड़ा लैंडर बन के जो लोन देता है दुनिया को, वन तो 1500 अरब डॉलर का उसे लोन दिया हुआ है। ये बात ठीक है कि चाइना का जो लोनिंग है वो नॉर्मली दुनिया को जो वो देता है उसकी कंडीशंस स्ट्रिक्ट होती हैं। और अफ्रीकन कंट्रीज को दिया उसने, पहले मालदीव्स में गया। चाइना का मसला है कि चाइना उसको रिवील भी नहीं करता, मतलब सीक्रेसी मेंटेन करता है कि वो किस कंडीशंस के तहत दिया जाए, और मोस्टली जो उसकी लोनिंग होती है वो खुद आके उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है। मतलब अगर पाकिस्तान में उसने सीपेक की बात की है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें चाइनीज खुद काम कर रहे हैं। तो वो इस तरह से भी उनकी सॉफ्ट लोनिंग नहीं है कि जैसे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक हमें देता है, वो किसी प्रोजेक्ट के लिए दे देता है, बट सम टाइम आप उसको प्लानिंग शिफ्ट कर लेते हैं, आप उसका कि भाई मुझे इसमें नहीं इन्वेस्ट करना तो किसी और चीज में इन्वेस्ट करना है, और उनका रेट भी कम होता है। और मोस्टली ये देखा गया कि चाइना का जो डेट ट्रैप है उससे काफी सारे मुल्क आए हैं। इसी तरीके से मालदीव्स को भी उसने जब लोन दिया था, तो इंडिया ने फिर मालदीव्स को थोड़ा सा उसके साथ कोई सॉफ्ट लोनिंग की, को 1.9 बिलियन डॉलर्स का मालदीव्स को कर्जा दिया। वहां पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उनका जल गया था, वो उसको बनवा के दिया। और उसमें 1.4 बिलियन डॉलर्स तो इंडिया ने मालदीव्स को इसलिए दिया था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत कि वो चाइना का लोन वापस करे, कि चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पे खत्म हो। तो कहने का मकसद ये है कि ये अपनी स्ट्रेटेजिक, हर मुल्क की एक अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज होती हैं कि जिसमें अगर पाकिस्तान एक राइजिंग पावर के साथ जाना चाह रहा है, अपना पॉलिसी में उसने पैराडाइम शिफ्ट किया है कि अमेरिका से निकल के वो उधर जाना चाह रहा है, तो बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो आपके साथ खड़े हो, जैसे बांग्लादेश है। या बांग्लादेश में इंडिया, चाइना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन आप वहाँ पे हर्डल क्रिएट करते हैं कि ऑब्वियसली बांग्लादेश आपके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो
अगर चाइना का इन्फ्लुएंस आपको बुरा लगता है तो डेफिनेटली ये पॉलिसी आपकी कहीं ना कहीं रही है, लेकिन हो सकता है कि आपकी लोनिंग या आपकी कंडीशंस किसी मुल्क के लिए उस तरह से ना हो। बट ये बात भी ठीक है कि जब पाकिस्तान में जो इकोनॉमी जितनी टर्बुलेंट रहती और जो इस वक्त है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था, तो पाकिस्तान डेफिनेटली चाइना जो सपोर्ट करता है उसमें जाता है। अब बाकी अब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें जिस पे हम बात को आगे बढ़ाएं। जी, तो सर आप क्या राजन सर आप क्या मानते हैं कि जो पाकिस्तान के जो श्रिंकिंग इकोनॉमी है, इसको सर पाकिस्तान कैसे अब सही कर सकता है? इस पूरी खित्ते में, पूरे एरिया के अंदर अगर शांति लाना चाहता है तो पाकिस्तान को पहले अपनी इकोनॉमी को सही करना पड़ेगा, जो कि श्रिंक हो रही है। और आज भी आप ये जानते हैं कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान पाकिस्तान के, उन्होंने आज $7 बिलियन का लोन मांगा है चाइना से। तो आप इस सर कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी देश चाहेगा कि वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सके, और इकोनॉमी अच्छी होगी तो वहाँ के जो लोग रहते हैं उस देश में, उनके लिविंग कंडीशंस उनको बेटर होंगे, उनको जॉब्स मिलेंगे, घर होगा सबके पास, और जो सहूलियतें होती हैं कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी 24/7, पानी होगा। तो ये मुद्दे हैं जो हर एक कंट्री चाहेगा कि वो अपने देशवासियों को दे। आज पाकिस्तान का जीडीपी का जो ग्रोथ है वो है 2%, और अगर मैं नेबरहुड में कंपेयर करूंगा तो अफगानिस्तान का भी जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा है, 3% है। नेपाल का 3.1% है, बांग्लादेश का 6.8% है, हमारा 11%। और जितने भी साउथ एशियन देश हैं आज, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है 8.7%। अफगानिस्तान में इन्फ्लेशन इज 5%। तो एक अफगानिस्तान जो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसमें हमेशा ही टर्मोइल रहा है, अगर उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है तो पाकिस्तान को सोचना है उसके बारे में, और बेहतर इसको कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने देश में करप्शन को दूर करना है। ये करप्शन एक ऐसी चीज है, ये हर एक देश में है, जो हमारे देश में भी है, लिमिट्स में है, पर ये एक ऐसी चीज है जो प्रेवलेंट हमेशा रहेगी, एक सोसाइटी का हिस्सा बन चुकी है। पर पाकिस्तान में कुछ ये ज्यादा है, और जहां पे अगर आप करप्शन को रिड्यूस करेंगे और अपने मेजर्स लाएंगे, जैसे कि इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन किया और इंडिया ने अपना डिजिटलाइजेशन किया, कि अभी हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, अगर 2 लाख से ऊपर हैं तो वो कैश के ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते, दे हैव टू बी डिजिटलाइज्ड। कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो, उसको रियल एस्टेट में अगर आप जा रहे हो, तो इस प्रकार के पाकिस्तान को भी मेजर्स अपने इसको निकालने पड़ेंगे कि आप अपने देश में अगर करप्शन को कम करेंगे तो आपके पास पैसा, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की ट्रेजरीज के पास पैसा ज्यादा आएगा, और अगर गवर्नमेंट की ट्रेजरीज के पास पैसा आता है तो वो देश के डेवलपमेंट में उसको खर्च किया जा सकता है। दूसरा, ये जो फ्यूडल सिस्टम है, जितना हम इससे आगे निकलें और जितना हम इसको एक लेगेसी की तरह अपना छोड़ दें, तो वो कंट्री के लिए हमेशा इसको बेहतर रहेगा, और सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे आगे आने की। कास्ट के ऊपर, उसको रिलीजन के ऊपर, जो भी आपके अच्छे लोग हैं, गवर्नमेंट में इसको प्रमोशंस हैं, आपकी गवर्नमेंट में आपकी वैकेंसीज हैं, आप उसको ब्रॉड बेस्ड करें। और अगर आप इसको लोगों को अपॉर्चुनिटीज अपना देंगे
दूसरे प्रोविंसेस के लोगों को आने का आगे अगर आप इसको मौका देंगे तो आप जो है ना इसमें इसको बेहतरी कर सकते हैं। तीसरा, आपका जो बलूचिस्तान का जो एरिया है वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं, और उस एरिया में आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आपके पास इतने मिनरल्स हैं, आप वहां पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं और आप इसको माइनिंग कर सकते हैं। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है वहां पे जाने के लिए, और अगर आप वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाए और वहां पे जितने भी आपके वॉरलॉर्ड्स और ये जो 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 हुकूमत का सामना करते हैं और उसको काम नहीं करने देते, अगर आप उनको कंट्रोल कर पाए तो एक बलूचिस्तान का आपका जो एरिया है वहां पे काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। और और अगर ये जो इस प्रकार की स्टेप्स अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट लेगा तो मुझे डाउट नहीं है कि उनकी इकोनॉमी भी बेहतर बनेगी। जी, तो सर अब्दुल सर, आप इस चीज़ को कैसे काउंटर करना चाहेंगे? क्योंकि एक मैं छोटा पॉइंट आपको दे देता हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान की जो सर जीडीपी है उसका 98.7% अंडर लोन है, जिसमें डॉलर यूएस जो है $283 बिलियन का लोन है पाकिस्तान के ऊपर आज तक, 1947 से लेकर आज तक। तो आप इस चीज़ को कैसे काउंटर कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर टाइम पे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं जनरल साहब की बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। थोड़े से फिगर्स के ऊपर इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है कि उन्होंने कुछ जो कोट किया इंडिया की जीडीपी रेट डबल फिगर में ले गए, या पाकिस्तान की, मतलब यूएई तो कोविड के बाद तो सबकी इकोनॉमीज ने श्रिंक किया है। और इस इसको छोड़ के, यानी कि एक फिगर्स के ऊपर थोड़ा बहुत उसको कंफर्म करने की, डबल रीचेक करने की जरूरत है। अदरवाइज बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, जो जो प्रॉब्लम्स हमारे आइडेंटिफाई किए हैं जनरल साहब ने, वो बिल्कुल ठीक है कि करप्शन का मसला है, फ्यूडल सिस्टम का मसला है, पॉलिटिकल मॉडल हमारा कुछ तरीके से है, कुछ फ्यूडल्स जो वोटर है वो उतना आज़ाद नहीं है, अंडर द इन्फ्लुएंस होता है। ये सारी बातें हैं, ये रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसके लिए हम ने एक स्ट्रगल की, पीटीआई हमारी पार्टी ने, इमरान खान ने, और वो आए इतने 22-23 साल की स्ट्रगल के बाद। तो वो वही बातें थी जो जनरल साहब ने की हैं, उन्हीं को लेके, उसी विजन को लेके हम आगे आए हैं। लेकिन मैटर ये करता है प्रैक्टिकली उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। आपने कहा 98% जीटीपी के अगेंस्ट हमारा लोनिंग है, मुझे लगता है कि 105% है, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतना ज्यादा होना जीडीपी के मुकाबले में। ये तो एक रेड जोन में हम, बहुत ही डेंजरस है उसके लिए, इकोनॉमी के लिए। तो इसको काउंटर नहीं किया जा सकता। जो बातें अगर सरहद पार से भी अगर की जाती हैं और हमारी हमारी अच्छाई के लिए हैं कि बलूचिस्तान में अगर डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो कि हम समझते हैं कि कर रहे हैं, मगर उसे मजीद ज्यादा की जरूरत है। तो मैं जनरल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। जी, तो सर मेरा सर अगला सवाल आपसे ये है कि राजन सर, आपसे ये है कि पिछले सर 40 साल से पाकिस्तान एक इंसर्जेंसी का, एक टेररिज्म का जो है एक मूवमेंट उसने चला के रखा है इंडिया के खिलाफ, जिसमें सबसे पहले पंजाब के अंदर इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई 1980s के अंदर, फिर 1990s में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्टार्ट हुई इंसर्जेंसी। सर पिछले 40 सालों के अंदर पाकिस्तान इतना पैसा टेररिज्म के ऊपर झोंका है, अगर वो अपने डेवलपमेंट पे झोंकता पाकिस्तान, तो सर आज आप क्या मानते हैं कि पाकिस्तान को क्या इंडिया की बराबरी के टक्कर का होना चाहिए था या बांग्लादेश की बराबरी का टक्कर का होना चाहिए था? क्योंकि जिस हिसाब से डेवलपमेंट जो है बांग्लादेश ने पिछले 50 सालों में किया है, उसका पर कैपिटा इनकम है पर पर्सन, वो पाकिस्तान के पर कैपिटा इनकम से बहुत ज़्यादा है। तो सर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर कंट्री का फोकस रियल लाइफ इश्यूज पे रहेगा, गवर्नेंस के ऊपर रहेगा, और एक अच्छी मॉडल, पॉलिटिकल मॉडल आएगा सामने, जिसमें जहां जहां पे कमियां हैं ये उनको एड्रेस किया जाएगा, तो कोई भी कंट्री, इसमें पाकिस्तान नहीं, इसमें आप कोई भी कंट्री को आप इसको ले लीजिए, वो उसकी इसको बेहतरी होगी। अभी इंडिया और पाकिस्तान में 1971
लड़ाई को छोड़ के 3 लड़ाइयाँ हुई हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट के ऊपर। 1947 की लड़ाई, 1965 की और कारगिल। और अल्टीमेटली क्या हासिल हुआ, अब मैं उस डिबेट में नहीं जाना मांगता। वो सारे इसको वर्ल्ड को पता है कि लड़ाई छेड़ी किसने और कौन पहल इसको किसने की, सब जानते हैं। अब जब आपका फोकस ही अगर पाकिस्तान की अगर पॉलिटी को देखें तो आज पाकिस्तान आर्मी वहां पे शॉट्स कॉल करती है। इमरान खान की जो जीत हुई है इलेक्शंस में, वो किसकी वजह से हुई है मुझे बताइए। इससे पहले 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान की पार्टी को कितने सीट्स मिली थी और 2018 में उनको कितनी सीट्स मिली हैं। तो ये टर्न अराउंड कैसे हुआ? बिकॉज उनको पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट था। और कोई भी पॉलिसी अगर आज पाकिस्तान में जो फॉर्मुलेट होती है, उसका अप्रूवल पाकिस्तान आर्मी को देना पड़ता है, तभी वो वहां पे लागू होती है। जब आपका जो पॉलिटिकल मॉडल इस तरीके का बना हुआ है, तो कैसे उस देश में तरक्की हो सकती है मुझे बताइए। डेमोक्रेसी, अगर आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, तो जो भी पॉलिसीज होती हैं वो आप इंडिपेंडेंटली आपको लेनी चाहिए। दबाव में जैसे आप इसको लेंगे, और कोई भी आर्मी देख लीजिए वर्ल्ड में, इसको किसी भी आर्मी को आप देख लीजिए, वो आर्मी का एक फिक्स्ड एजेंडा होता है। एक वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। वो आर्मी का जो पावर है वो सेंटर्ड होता है उसके चीफ के पास। वो स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है। अगर इंडियन आर्मी में जितने भी ऑर्डर्स निकलेंगे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अप्रूवल से निकलेंगे, और उसको सबको अमल करना पड़ेगा, अगर उसको अच्छा लगे या बुरा लगे। सारी आर्मी ऐसे चलती हैं डिसिप्लिन के ऊपर, और जो उनका मॉडल जो स्ट्रक्चर है कमांड और कंट्रोल का। और अगर आप एक देश को एक मिलिट्री मॉडल के ऊपर चलाएंगे, तो मेरा ये असेसमेंट है कि वो देश कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकता। कोई भी इकोनॉमिक स्टोरी आप उसको ले लीजिए, जापान की ले लीजिए, साउथ कोरिया की ले लीजिए, वियतनाम की ले लीजिए। अब ये देश हैं जहां पे उनकी इकोनॉमी बहुत ही कम समय में आगे बढ़ी। और आप अगर इन देशों को स्टडी करेंगे तो आपको जो नतीजा ये निकलेगा कि ये वो ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिन लोगों ने इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन लिया, अपना देश का हित अपना सामने रखा, और देश की हर एक प्रॉब्लम की तरफ उनको उसको रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़े। तो इसको मेरा यही है कि इसको मेरी असेसमेंट इतनी है कि ये एक मेजर इसको वजह है जहां पे पाकिस्तान अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ को एक सक्सेस स्टोरी नहीं बना पाया। जी अब्दुल सर, आप इसको सर चीज को सर कैसे देखते हैं? जैसा साहब की जो ये बात है कि कितनी जगह पाकिस्तान ने स्टार्ट की हैं। 1948 की पाकिस्तान ने बिल्कुल स्टार्ट की। 65 में मैं कहूँगा कि इंडिया ने स्टार्ट की, क्योंकि उससे पहले एक सिंध के बॉर्डर के ऊपर एक लड़ाई हो चुकी थी। 71 की पाकिस्तान ने स्टार्ट की। बिल्कुल हमने प्लेन्स भेजे वहाँ पे अटैक करने के लिए, और वो शायद उस मॉडल के ऊपर भेजे थे कि जैसा इजिप्ट में भेजे थे इसराइल को वो करने के लिए, अटैक करने के लिए। ऑल्दो कि हम उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए, टारगेट्स को नहीं वो कर पाए 71 में। फिर उसके बाद कारगिल आ जाता है। बिल्कुल हमने स्टार्ट किया, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो मुशर्रफ साहब का प्लान था, और वो उससे पहले उनको सियाचिन का शायद रिवेंज लेना था। उसके बाद फिर
मतलब इस तरह की छोटी छोटी जो ये बात तो चले ठीक हो जाती है, लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है कि हमारी फौज इंटरफेयर करती है या फौज के बगैर, इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि 70 के इलेक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी फौज की, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हुए। बट ये भुट्टो साहब ही थे कि जो जिन्होंने आईएसआई के अंदर एक पॉलिटिकल सेल बनाया था। अब आईएसआई के अंदर तो कोई पॉलिटिकल सेल नहीं था या इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो ये हमारे पॉलिटिशियन ही थे ना जिन्होंने फौज को या एजेंसीज को सियासत में इन्वॉल्व किया, कि उसके बाद उनसे उनका इनपुट लेते थे। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर चले मान लिया कि अगर आपके मुताबिक इमरान खान को 2018 में फौज लेके आई है, तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि फिर 2013 में फौज नवाज शरीफ को लेके आई थी? अगर मीन्स के, क्योंकि पीएमएलएन को यूएली जो मेरे इंडियन दोस्त है ना, वो थोड़ा सा उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है पीएमएलएन के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, तो उसको नहीं कहते कि फौज लाई। फिर 97 में भी नहीं कहते कि फौज लाई। फिर बेनजीर जब 87 88 में आई थी, तो बेनजीर का तो खुद उसने बताया था हमारे इंटेलिजेंस चीफ ने हमारे, कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि पीपल्स पार्टी आए, और उसके लिए आईजीआई भी बनाई गई। तो पीपल्स पार्टी को रोकने की उनकी अगर ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी को रोका जाए, मान लिया जाए कि उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि वो खुद एडमिट करते हैं या वो कहते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट था, तो बेनजीर तो फिर भी आ गई। यानी कि पीपल्स पार्टी भुट्टो के बाद, जियाउल्लाह के बाद बेनजीर आके इलेक्शन जीत जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी एजेंसीज या आर्मी के चाहने के बावजूद भी, कि उनकी ख्वाहिश के बावजूद भी वैसा नहीं हो पाता कि जैसा वो चाहते हैं। अगर किसी को लीडर बनाया जा सकता था तो मुशर्रफ आज दुबई में बैठा होता, आज वो भी लीडर होता हमारा। क्योंकि उसकी तो ऑब्वियसली वो तो एक फौजी था, उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, लेकिन वो एक सीट भी नहीं जीत सका। तो ये कहना कि भाई हर जगह पे सिर्फ उनकी चलती है, या वो फेयर नहीं होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। कि अगर पॉलिटिशियन खुद ये समझता है कि भाई मुझे उनके बगैर कोई नहीं आ सकता या मैं नहीं आ सकता, मतलब मैं जाती तौर पे मैं नहीं समझता कि भाई मुझे जो है ना वो किसी मुझे ऊपर लाने के लिए, या जो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ या मैं आपके चैनल्स के ऊपर आ रहा हूँ तो मुझे कुछ फौजी आके रोकेगा, या मेरा कोई मुझे किसी फौजी से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। मेरा नहीं ख्याल, मैं ओपनली, आप मेरे पॉलिटिकल स्टैंड को जानते हैं, मेरे पॉलिटिकल स्टैंड के ऊपर तो मैंने हामिद मीर को जाके सपोर्ट कर दिया, मुझे कभी किसी का फोन नहीं आया या मुझे कभी किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। तो ये शायद एक मिथ ज्यादा है। हो सकता है कि हो उनकी इन्वॉल्वमेंट, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा उनके साथ कि उनकी इस हद तक इन्वॉल्वमेंट हो। जी जी, तो सर आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार मुलाकात होगी आप दोनों से तो एक नए टॉपिक पे भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं उनके ऊपर हम वापस चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक्स। हाँ।